Examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. Can you say something about the converse of Rolle's theorem with this from these examples? तो सबसे पहले तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं उस पर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं जीआईएफ को लेके, बिकॉज पहला फंक्शन वहां पे जीआईएफ है। जीआईएफ होता अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता रहना चाहिए, बिकॉज अगर मैं बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यूटी पे भी क्वेश्चंस देखूं या डिफरेंशिएबिलिटी पे भी क्वेश्चंस देखूं, तो वो ज्यादातर क्वेश्चंस में जीआईएफ इन्वॉल्व रहा है, ठीक है। So if I have GIF of x और मैंने आपको एक सिचुएशन दिया जहां पे x की वैल्यू जो है वो मान लो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 इंक्लूडेड, तो आप बताओ उसका GIF का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फंक्शन इन दिस केस? Please let me know everyone in the chat box. I have got 3 responses. Animesh, Aryan, Divyanshu, Abhishek, Ritesh, correct. Devansh सही है। Ayush, what is the answer? Ayush, Ashutosh, नीलू, सौरभ। निखिल, मैं पूछ रहा हूं कि ये जो सामने जीआईएफ दिख रहा है ना, जीआईएफ ऑफ एक्स, तो अगर मैंने इसके अंदर जो इनपुट है वो 0 से 1 के बीच में डाला है, 0 इंक्लूडेड, तो आउटपुट क्या निकलेगा? आशुतोष, तुम्हें आवाज आ रही है क्या? एक बार अनम्यूट करना। यस सर। ठीक। सर 0 से और 1 के बीच में ही होगा ना? नहीं, जीआईएफ का आउटपुट हमेशा एक इंटीजर होता है। आउटपुट इज ऑलवेज इन इंटीजर। जीआईएफ का डेफिनेशन ही कहता है कि हम जो भी अंदर डालेंगे उसका आउटपुट या तो एक इंटीजर होगा। वो इंटीजर की खासियत क्या होगी? या तो जो नंबर आपने डाला है या तो उस नंबर के बराबर होगा या उससे जस्ट छोटे में जो इंटीजर आता है वो होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ रैंडम केसेस डाले, 0 से 1 के बीच में रैंडम केसेस डाल रहा हूं, ठीक है। अब सोचो कि आपको हर एक जगह पे जीआईएफ का आउटपुट कैलकुलेट करना है, तो हम किस लॉजिक से कैलकुलेट करते हैं? हम इस लॉजिक से कैलकुलेट करते हैं कि जो भी अंदर गया है उसके आउटपुट में एक इंटीजर निकलेगा। इंटीजर की खासियत ये होगी कि अगर आपने इनपुट इंटीजर दिया है, अगर आपने इनपुट एक इंटीजर नंबर दिया है तो आउटपुट में वो ही निकल कर आएगा। लेकिन अगर आपने इनपुट में एक इंटीजर के जगह एक फ्रैक्शन दिया है तो उस केस में उस फ्रैक्शन से जस्ट छोटा जो इंटीग्रल वैल्यू होता है नंबर लाइन पे वो निकल कर आता है। जैसे अगर हम बात करें 0 के केस में, तो 0 का आउटपुट क्या होने वाला है? 0 का आउटपुट 0 ही रहेगा, बिकॉज हमने इंटीजर डाला, वही इंटीजर निकल कर आएगा। लेकिन अब बात करें अगर 0.1 का, तो 0.1 हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन क्या ये एक इंटीजर है? नहीं। तो क्या आउटपुट में 0.1 निकलेगा? नहीं। इस केस में आउटपुट क्या निकलेगा? तो आपको इसे जस्ट लेफ्ट में, जस्ट छोटे वैल्यू पे देखना है कि इसके जस्ट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आने वाला है। तो इसके जस्ट लेफ्ट में हम सबको इंटीजर कौन सा दिख रहा है? ए वाला पॉइंट दिख रहा है, 0। तो इसलिए इसका आउटपुट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। 0.5 क्या ये एक इंटीजर है? नहीं।
तो अगर मैं GIF फंक्शन में इनपुट में ये डालूंगा तो आउटपुट यही निकल कर आएगा क्या? नहीं, इससे जस्ट छोटा इंटीजर आपको देखना है। अब ये नहीं कि आप C के जस्ट लेफ्ट में B को देख रहे हो, आपको C के जस्ट लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर कौन सा आएगा। अगर आप C के लेफ्ट में इंटीजर देखने जाओगे तो 0 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, लेकिन अगर सबसे पहला इंटीजर जो इसके लेफ्ट में आएगा उसकी अगर हम बात करें तो दैट इज A, तो इसका भी आउटपुट क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक इसी तरीके से D का भी आउटपुट क्या होगा? D का आउटपुट भी 0 होगा। आशुतोष समझ में आया अभी? ये निकल गया वो। उसको ये नहीं पता कि मैंने वेटिंग रूम ऑन कर रखा है। सो द आउटपुट इज 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा उस क्वेश्चन पे ले जाता हूं। Examine if Rolle's theorem is applicable to any of the following functions. Can you say something about the converse of Rolle's theorem? तो कौन बताना चाहेगा एक बार Rolle's theorem क्या होता था? Anyone? 3 कंडीशंस होती थी Rolle's theorem का, कौन बताना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड्स। बिना बुक देखे यार, बिना बुक देखे, अगर आपको याद है तो। एनीवन? रितेश ने हैंड रेज किया है। यस रितेश, पहला रूल बता दो बस, 3 पॉइंट है उसमें, एक पॉइंट बता दो। सर पहला कंटिन्यूअस चेक करना, कंटिन्यूअस चेक करना, और हमेशा बोलना कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, क्योंकि रोल्स थ्योरम भी हम एक इंटरवल पे लगाते हैं ना। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का बात करें तो 5 से 9 इंटरवल, 5 से 9 का इंटरवल है क्लोज ब्रैकेट का। तो रोल्स थ्योरम लगने के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना पड़ेगा 5 से 9 क्लोज ब्रैकेट के अंदर। ठीक है दिव्यांशु, सेकंड पॉइंट क्या है? रितेश ने जो पॉइंट बोला उसके बाद। सर डिफरेंशिएबल होता है क्लोज इंटरवल पे। नहीं, यहीं पे, इसीलिए इस पे फोकस कर, डिफरेंशिएबल इन द ओपन ब्रैकेट्स। यस सर, डिफरेंशिएबल इन द ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, कंटीन्यूअस होगा क्लोज ब्रैकेट पे, डिफरेंशिएबल होगा ओपन ब्रैकेट पे। ओके सर। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होने वाला है? f of a is equal to f of b। वाह निखिल, नाम चेंज कर लिया तुम है। So f of a is equal to f of b, right students? So there are 3 points। अगर एक बार लास्ट क्लास वाली फाइल ओपन करूं, हाँ, so this was our last class का फाइल। यहाँ पे क्लियरली हमने बात किया था कि रोल्स थ्योरम अप्लाई करने से पहले, देखो थ्योरम है तो थ्योरम में पहले एक कंडीशन डाली गई है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग में आउटपुट है, मतलब कंडीशन दिया हुआ है फिर कंक्लूजन दिया हुआ है, तो पहले आप सबको कंडीशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है f सच दैट वो a से b क्लोज ब्रैकेट में कंटिन्यूअस है एंड a से b ओपन ब्रैकेट में डिफरेंशिएबल है एंड f of a is equal to f of b, उन्हीं एंड पॉइंट पे फिर फंक्शन की वैल्यू सेम है, उस केस में हम कहते हैं कि ग्राफ जो होगा वो पक्का टर्न करके आएगा। क्योंकि देखो अगर इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे हमारा फंक्शन का वैल्यू सेम है तो फंक्शन घूम फिर के तो आएगा ही, है ना, फंक्शन घूम फिर के आएगा। तो घूम फिर के जब आएगा, जब एक टर्न लेगा तो टर्निंग लेने के टाइम पे वहां एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होने का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा होगा वो टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, वो टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछा गया कि बताइए वो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहले याद रखो GIF ऑफ x कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता था गाइस? ग्राफ, अगर कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस है वो कैसे पता चलता था? रोशन बताओ मेरे को, तो कोई भी ग्राफ कैसे कंटिन्यूअस पता कैसे करते थे देख के? सर क्योंकि कोई भी ग्राफ में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े उसी को कंटिन्यूअस कर देते हैं। एग्जैक्टली, अगर उस ग्राफ का, उस फंक्शन की ग्राफ को ड्रॉ करने में अगर हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी तो हम उसको बोलेंगे कि इट्स अ कंटिन्यूअस ग्राफ। सो आयुष ने हैंड रेज किया है। आयुष, क्या आप बता सकते हो कि किस इंटरवल में वो लाइक GIF का ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, ग्राफ का शेप याद है क्या आयुष? यस सर।
हाँ, तो ग्राफ का शेप याद है, परफेक्ट। तो ये कहाँ पे ब्रेक होता है अगर होता है तो? सर ओपन सर्कल पे। ओपन सर्कल पे ब्रेक होता है, राइट? नहीं यस सर। नहीं, ओपन सर्कल नहीं, इसका ग्राफ में ब्रेक कहाँ आता है ये पूछ रहा हूँ। ओपन सर्कल तो ठीक है, मेरा पॉइंट है कि अगर मान लो मैंने इंटरवल जैसे क्वेश्चन में दिया है 5 से 9, तो 5 से 9 में क्या ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है? नो सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पे? आपने आपने चीज सही बोली है, ठीक है, आपने चीज सही बोली है। यहाँ पे क्या होता है, हमने क्योंकि कंटिन्यूटी पढ़ लिया है ना, तो कंटिन्यूटी पढ़ने के कारण और उसमें हमने क्वेश्चंस देखे हुए हैं, तो हमें इतना याद रहना चाहिए कि जीआईएफ ऑफ एक्स वाले जो फंक्शंस होते हैं ना, वो इंटीग्रल पॉइंट्स पे ब्रेक होते हैं। एक बार मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाता हूँ यहीं पे, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सबको अब स्क्रीन पे ग्राफ दिख ही रहा होगा। इस ग्राफ में क्या हो रहा है, ये देखो, जब ये वाली लाइन दिख रही है ना, ये वाली लाइन इज फॉर 0 to 1, 0 से 1 देख सकते हो, 1 पे ओपन सर्कल है और 0 पे क्लोज्ड ब्रैकेट है। ये बताता है कि 0 से 1, 0 पे क्लोज्ड 1 पे ओपन, इसके लिए कोई भी आउटपुट देखोगे, आउटपुट हमेशा आपको कहां दिखेगा, उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है आपका इनपुट, पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होता है आपका आउटपुट। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे उस पॉइंट का आउटपुट अगर देखोगे तो वो पॉइंट, ये लाइन कहाँ पे लाई कर रही है, ये लाइन लाई कर रही है वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है, तो इसका वाई का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ये वाला। इसमें ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो 1 पे क्लोज्ड, फिर 1 से 2 तक जा रही है, 2 पे ओपन। तो यहाँ पे इनपुट क्या बनेगा, यहाँ पे इनपुट बनेगा 1 से 2, 2 पे ओपन सर्कल, 1 से 2, 2 पे ओपन सर्कल, और यहाँ पे हमारा y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो y का वैल्यू मतलब आउटपुट, आउटपुट निकलेगा 1, 1 से 2, 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। यहाँ पे आउटपुट क्या निकलेगा, यहाँ पे आउटपुट निकलेगा y इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें तो ये सारे पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट क्लियरली सबको दिख रहा है, सारे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1 होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ तक? गाइज ये बार बार मैं ग्राफ पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ बिकॉज ये क्वेश्चंस मैंने देखे हुए बहुत बार, ठीक है, एक एक नंबर में देखा हुआ है, राइट। तो आप ही बताओ, ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे सौरभ, सौरभ बताइए, ग्राफ को ड्रॉ करने के टाइम पे फिर आपको यहाँ पे पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है क्या? यस सर। पड़ रही ना, कहाँ पे पड़ रही है एग्जैक्टली, कौन से पॉइंट्स पे पड़ रही है? तो जहाँ जहाँ सर क्लोज ब्रैकेट है वहां पे, तो क्लोज पॉइंट। ध्यान से देखेंगे तो ये कह सकते क्या वो सारे पॉइंट्स इंटीग्रल पॉइंट्स है? यस सर। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? बिकॉज जब हम 0 से 1, 1 पे ओपन देख रहे थे, 1 पे ओपन का मतलब ये होता है कि आप 1 के बहुत पास गए हो लेकिन एग्जैक्टली 1 पे नहीं गए हो, तो 0.9999 सोचो कि 0. बहुत बार 9 लिखे हो, अल्टीमेटली वो एक इंटीजर तो है नहीं, और अगर वो एक इंटीजर नहीं है तो आपको उससे जस्ट लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर आएगा उस इंटीजर को एज एन आउटपुट रखना होगा। तो इसलिए उस केस में आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 0। लेकिन फिर आ गया 1, 1 का आउटपुट 1 ही रहेगा, और अब 1 के थोड़ा सा राइट में अगर देखते हो 1.00000, बहुत बार 0 लगा के 1 लगाया, इवन वो एक फ्रैक्शन है। अब वो अगर फ्रैक्शन है तो उसका जीआईएफ क्या होगा, जस्ट उसके लेफ्ट में लाई करेगा उसका आउटपुट, वो होगा 1। तो यहाँ पे अगर हम 1 पे लिमिट चेक करें, जैसे कि अभी आयुष ने बोला था कि सर इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो गाइस लिमिट कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा ये थोड़ा हमें क्लियरली बताना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ता है क्वेश्चन। तो जितने भी इंटीग्रल पॉइंट होंगे, मान लो 1 पे,
1 पे अगर आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो, आप लोग अभी डायग्राम आपके सामने है, एक बार डायग्राम में देख के बताइए कि 1 पे अगर हमें लिमिट निकालना हुआ तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और हमारा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा? 1 पे अगर हमें लिमिट निकालना हुआ तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड हमारा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा? ग्राफ को देखिए, इट्स कंप्लीटली फाइन, हो सकता है थोड़ा मोड़ा भूल गए हो, बट लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता था कि उस पॉइंट को हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो मेरा फंक्शन का आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है, और जब आप राइट हैंड लिमिट निकालते हो एक पॉइंट पे तो उस पॉइंट को राइट से अप्रोच कर रहे हो और देखते हो कि जब उस पॉइंट को आप राइट से अप्रोच कर रहे हो तो आपका फंक्शन का आउटपुट किस तरफ जा रहा है। तो एक बार चैट में बताइए LHL और RHL क्या लग रहा है? रोशन करेक्ट है, निखिल LHL की वैल्यू गलत लिखे हो। गाइस इस तरीके से चीजें भूलोगे तो दिक्कत होगी। अनिमेश करेक्ट है, आर्यन करेक्ट है, वेरी गुड। 4 लोगों का मुझे रिस्पांस आया, 3 लोगों ने सही आंसर मार्क किए, सही आंसर भेजे। दिव्यांशु LHL सही लिखे हो, RHL गलत लिखे हो। ध्यान से देखो तो अगर आप 1 को राइट से अप्रोच करते हो तो आपका आउटपुट कहां जा रहा है? 1 को राइट से अप्रोच कर रहे हो तो आपका आउटपुट कहां दिख रहा है? देखिए जब हम 1 पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जब हम 1 पे लेफ्ट से आ रहे हैं, देखो 1 पे लेफ्ट से आने का मतलब ये होता है, जो लोग भूले हैं थोड़े से, कि हम कभी 1 तक नहीं पहुंचते, हम 1 के बहुत पास रहेंगे। ठीक है, मतलब मान लो कि आप अवंती के सेंटर आना चाहते हो, लेफ्ट से आ रहे हो, तो अब अवंती के सेंटर के बहुत पास खड़े हो गए, अवंती के सेंटर में नहीं घुसने वाले हो। ठीक है, आपको बंक करना है क्लासेस, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप ऑफिस में नहीं घुसोगे, तो आप ऑफिस के बहुत पास खड़े रहोगे लेकिन आप ऑफिस के अंदर नहीं जाने वाले, राइट। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट का यही मतलब होता है कि अगर हम 1 पे LHL निकाल रहे हैं तो 1 को हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे लेकिन 1 के जस्ट पहले रुक जाएंगे। अब वो जस्ट पहला एक तरीके से डिफाइन नहीं है, तो वी से दैट वी विल रीच, हम 1 के बहुत क्लोज रहेंगे, हम कहते हैं कि हम 1 के बहुत क्लोज रहेंगे लेकिन एग्जैक्टली 1 पे नहीं रहेंगे, 1 के थोड़ा सा पीछे ही रहेंगे, थोड़ी सी छोटी वैल्यूज के रहेंगे, तो अल्टीमेटली वो 0.9999 मान सकते हैं। तो 0.9999 मान सकते हो, तो उस केस में उसका GIF का वैल्यू क्या होगा? उस केस में फंक्शन की आउटपुट किस तरफ जा रही होगी? तो उस केस में आपकी फंक्शन की आउटपुट जो है वो जा रही होगी 0 को, फंक्शन की आउटपुट जा रही होगी 0 को। ठीक है, अभिषेक LHL की वैल्यू 1 नहीं हो सकती अभिषेक, क्योंकि अगर हम यहां से अप्रोच कर रहे हैं ना, यहां से, तो आप कभी भी इस पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, 1 वाले पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, तो 1 से आप थोड़ा सा पहले रहोगे, और अगर आप 1 से थोड़ा सा पहले रहोगे तो आपका मूवमेंट कौन सा ग्राफ पे होगा? आपका मूवमेंट इसी ग्राफ पे होगा, और इस ग्राफ पे अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपका फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? फंक्शन का आउटपुट होगा 0 अनिमेश 0.9999 नहीं बोलेंगे, मतलब 0.9 बार बोलना गलत है इधर। ठीक है, यहाँ पे हम बोलते हैं कि हम 0. मतलब वी टेक केसेस ना, 0.9 बार तो एक तरीके का एक पर्टिकुलर पॉइंट ही होता है एक तरीके से। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर, ये लॉजिक समझ में आ रहा है? इज दिस गेटिंग क्लियर? अभिषेक LHL वाला फंडा, निखिल आपने भी LHL में 1 लिखा था, क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको कि अगर आप 1 को लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो तो आपकी मूवमेंट कौन से जगह पे होने वाली है? आपकी मूवमेंट कौन से जगह पे होने वाली है? ठीक है, अच्छा अब 1 के राइट पे आ जाओ। 1 के राइट में मतलब 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 1.11, 1.01, 1.001, तो इस तरीके से आप 1 को राइट से अप्रोच कर रहे हो लेकिन 1 पे कभी नहीं पहुंचोगे, 1 से थोड़ा सा पहले रहोगे। हो सकता है 1.10 बार 0 लिखा, 1 के बाद पॉइंट आया, उसके बाद 10 बार 0 लिखा और उसके बाद 1 लगाया, उसका भी GIF का वैल्यू क्या होगा? 1 होने वाला है। तो जब आप राइट से अप्रोच किए हो तो आपका पाथ ये वाला रास्ता है, और इस रास्ते पे हर एक आउटपुट की वैल्यू क्या है? हर एक आउटपुट की वैल्यू है 1। ठीक है,
तो आपने यहाँ पे LHL और RHL की वैल्यू अलग अलग आ गई और किसी पॉइंट पे LHL और RHL की वैल्यू अलग अलग आ गई, तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा उस पॉइंट पे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक छोटा सा सवाल, क्या सर इस फंक्शन को हर जगह लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? सो द आंसर इज नहीं। अगर आप लिमिट चेक करते हो एट x इज इक्वल टू 1.5, एट x इज इक्वल टू 1.5 लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि गाइस अगर आप 1.5 को लेफ्ट से अप्रोच करो या राइट से अप्रोच करो सेम लाइन के ऊपर रहोगे। ठीक है, मान लो ये 1.5 तो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, है ना, 1.5 यहाँ कहीं पे लाई करेगा। तो अगर आपको 1.5 पे चेक करना हुआ तो आप 1.5 के लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो आप 1.49 रखते, शायद 1.49 रखते। 1.49 का आउटपुट क्या होता, बोलो? 1.49 अगर हम इनपुट डालते तो उसका GIF का आउटपुट क्या आता? इट विल बी 1, राइट? और अगर आप 1.5 के राइट से आते, 1.5 के राइट से आने का मतलब हो सकता था आपने 1.51 दिया, 1.51 आपने एज एन इनपुट दिया, उस केस में आपका आउटपुट क्या निकल कर आता? निखिल कह रहा है 1.5। अबे हमेशा आउटपुट एक इंटीजर होने वाला है। वेरी गुड आशुतोष, अनिमेश, रिवांश गलत, बहुत अच्छी बात है आशुतोष। इस तरीके से अगर आप आंसर करोगे तो यू विल आप मतलब आपकी कोशिश फिर यही रहेगी कि पूरा टाइम हम ध्यान दें। ठीक है, 1.51 पे अगर हम आउटपुट देखेंगे तो वो भी हमारा 1 होने वाला है। तो इस केस में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। इस केस में हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, एंड दैट इज व्हाई वी विल से दैट द लिमिट एग्जिस्ट। और यहाँ पे वही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट? तो जब भी आपको GIF वाला फंक्शन मिले, ये डिस्कशन हमने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए किया बिकॉज GIF वाले फंक्शन पे क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा हुआ है। तो GIF वाले फंक्शंस कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होते इंटीग्रल पॉइंट्स पे। GIF of x is not continuous at integral points। तो आपको क्या देखना होता है, क्या इसमें इंटीग्रल पॉइंट्स है? तो यस, तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 ये इंटीग्रल पॉइंट्स हैं। सेम उसी तरीके से हम बात करें सेकंड वाले का, तो यहाँ पे -2 से 2 दिया हुआ है, तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। और गाइस अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होने वाला है और रोल्स थ्योरम फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर आपका रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट क्या है? fx is equal to x square minus 1। दिस x square minus 1 is an polynomial function। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। एक मिनट, निखिल ने पूछा है सर यानी 1.7 पर भी लिमिट 1 होगा? निखिल 1.7 पे भी लिमिट 1 होगा, 1.8 पे भी लिमिट 1 होगा, 1.99 पे भी लिमिट 1 होगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसे देख लो ना निखिल, 1 से लेके 2 तक वो जो ग्राफ बना हुआ था, 1 से लेके 2 तक 2 पे ओपन है, 1 पे क्लोज्ड है। 1 से लेके 2 के बीच में आपको जहां पे भी ग्राफ बनाना पड़ा, कहीं पेन उठाना पड़ा क्या? कहीं पेन उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा, तो उस हिसाब से भी कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन 2.1 पर 2 हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 से 3, 2 इंक्लूडेड 3 एक्सक्लूडेड, इसके अंदर का कोई भी वैल्यू उठाते हो उसका GIF का वैल्यू 2 होगा। फिर 3 इंक्लूडेड 4 एक्सक्लूडेड, इसका GIF का वैल्यू हमेशा 3 होगा। ठीक है, हाँ, so students I was talking about this, fx is equal to x square minus 1, this is a polynomial function। तो polynomial function है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, polynomial function है तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। एंड तो कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक हो गई, डिफरेंशिएबिलिटी भी कह सकते हो चेक हो गई, इन द सेंस आपको चेक करके दिखाना भी नहीं होता,
हमने एक क्वेश्चन किया था, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन देखा था, इसका सॉल्व एग्जांपल देखा था हमने लास्ट क्लास में। अब कंटिन्यूटी डिफाइन हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन हो गया, तो अगली चीज क्या देखनी होती है, फंक्शन की आउटपुट देखनी होती है उन एंड पॉइंट्स पे। तो अगर हम f(1) की बात करें तो यहाँ पे f(1) हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0 हो गया। और फिर देखते हैं f(2), f(2) देखेंगे तो क्या होगा, f(2) देखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1 3। तो यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का आउटपुट है ना, वो फंक्शन का आउटपुट ही अलग अलग आ गया। तो फिर से यहाँ पे भी रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर से यहाँ पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं करेगा निमेश, क्योंकि अल्टीमेटली आपने 1 लिखा हुआ है, 1 इज एन इंटीग्रल पॉइंट, तो वहां पे फंक्शन विल नॉट बी कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलो डन ये वाला। गाइस इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछेगा तो 2 नंबर, किस्मत अच्छा रहा तो 3 नंबर। और इसके अलावा क्वेश्चंस वगैरह कहां से प्रैक्टिस किए हो आप लोग? आप में से यू कैन लेट मी नो, आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस किए हैं? बिकॉज मैं बार बार इस पॉइंट पे दोहरा रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस आसान नहीं होते हैं। मुझे कल रोशन ने क्वेश्चन भेजा था, आई थिंक आरडी शर्मा का कुछ 62 नंबर क्वेश्चन था, मतलब वो प्रैक्टिस कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग इज सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हो तो काम बनेगा। ये इस ऑर्डर को याद रखना जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में आते हैं, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन होते भी मुश्किल है। ठीक है, विवांश कह रहा है सर अभी तो फिलहाल ओसवाल से कर रहे हैं, अच्छी बात है। पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी बहुत है, कम से कम 50 पास्ट ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉल्व करोगे तो भी काफी है। दिव्यांशु RS अग्रवाल से कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आप सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन को कम से कम खत्म करो। आर्यन चलो अच्छी बात है, आप भी आरडी शर्मा से सॉल्व कर रहे हो। अब नेक्स्ट वीक से सुनो, मेरा प्लानिंग क्या है जानते हो? क्योंकि नेक्स्ट वीक से क्या कहते हैं, अच्छा हाँ देखो, रेवांश कह भी रहा है कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला सर, इतना तो पता चल गया है। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी दिख गया होगा कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं डिफरेंशिएशन से, जो मैंने आप लोगों को इसके आगे ही रखा था ना, इसके आगे कुछ क्वेश्चंस रखे थे, राइट? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो ये सीबीएसई का एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये वाला, दिस इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये आई थिंक इस इतने लेवल का तो कोई भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, दिस वन, ये तो दिमाग घुमा दिया होगा। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? एग्जाम्पलर में। आप एक बार मुझे याद कराना, मैंने शायद आपके ग्रुप पे एग्जाम्पलर वाली बुक डाली थी, और अगर आपने सेव नहीं किया हुआ है तो आप एक बार मुझे ग्रुप पे रिमाइंड करा देना, मैं फिर से एग्जाम्पलर वाली बुक डाल दूंगा। ठीक है, अरियंत की मेरे को आई थिंक कोई 12th के स्टूडेंट ने ही भेजी थी, पुराने स्टूडेंट ने, तो वहां से फिर आपको वो मिल जाएगा। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, अगर ये एनसीईआरटी में नहीं है, देखो कोई भी क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में आते हैं ना, उसका सिमिलर क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी में प्रेजेंट होता है या एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में प्रेजेंट होता है। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हो, एनसीईआरटी क्या करता है, अपना सिलेबस रिलीज करता है, तो सिलेबस में वो जो रेफरेंस बुक मेंशन करता है, सिलेबस में जो रेफरेंस बुक मेंशन करता है उसमें मेनली टेक्स्ट बुक, एक तरीके से नॉट रेफरेंस बुक, सॉरी टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक में वो इन दोनों बुक्स का नाम लेता है, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, उसके लिए पहले आपको एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए। अब ये जो रेफरेंस बुक्स होती है जैसे कि RS अग्रवाल, RD शर्मा, एग्जाम आइडिया, ठीक है, इन सब की खासियत यह है कि ये एनसीईआरटी भी कवर कर लेते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कवर कर लेते हैं, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं। वो ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो इस साल में आया हुआ है, राइट? और आप लोगों को 95 अगर टारगेट करना है ना, तो बिना पास्ट ईयर क्वेश्चंस के तो आपको आइडिया बनेगा ही नहीं, राइट? अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी में चलोगे तो आपको वहां पे लगेगा कि सब अच्छा चल रहा है, आपको वहां पे लगेगा सब बढ़िया चल रहा है, जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो बोलेगी ये क्या है,
ऐसा तो सर ने कराया नहीं, ठीक है, बट ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे चल रहे हैं। आर डी शर्मा प्रैक्टिस कर रहे हो काफी है, आर एस अग्रवाल भी काफी है, बस ध्यान रखना कि आप कोई भी पास्ट क्वेश्चन ना छोड़ो। अच्छा, एक और छोटा सा सजेशन चाहिए था आप लोगों का, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन जाने वाले हैं, राइट? तो द बेस्ट बुक फॉर बोर्ड्स, अगर आप लोग क्लियर, मतलब इफ यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट यू आर टारगेटिंग अ वेरी हाई परसेंटेज, स्पेशली इन मैथ्स, मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में उतना नहीं कह सकता, बट मैथ्स के लिए कह रहा हूँ, इफ यू फॉलो एग्जाम आइडिया या फिर कोई भी टेक्स्ट बुक जिसमें कि चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस डले हुए हैं, ओसवाल क्यों मैं इज अ बेटर ऑप्शन नहीं बोलता हूँ, बिकॉज ओसवाल में उसने सारे क्वेश्चन नहीं डाले हुए, वो मेनली पिछले 3-4 साल का क्वेश्चन डालता है, ठीक है, बट पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना होता है। ओसवाल का जो बुक का साइज भी होता है वो एग्जाम आइडिया के बुक के साइज का लगभग आधा होता है, ठीक है। तो व्हाट इज माय पॉइंट इज, शुड वी फॉलो ओनली एग्जाम आइडिया, बिकॉज एग्जाम आइडिया मैंने लास्ट ईयर गो थ्रू किया हुआ था, ठीक है। क्या हमें अपने क्लास में फ्रॉम नेक्स्ट वीक कंप्लीटली सिर्फ एग्जाम आइडिया फॉलो करना चाहिए? रोशन, आर डी शर्मा में भी बहुत सारा है। मेरा पॉइंट है कि अगर किसी के पास अभी बुक नहीं है, अगर किसी के पास कोई बुक नहीं है, मेरे लिए क्यों इजी हो जाएगा जानते हो? मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। जिनके पास एग्जाम आइडिया उनको आइडिया होगा, जो उसके अंदर जो क्वेश्चंस है, जैसे चैप्टर शुरू हुआ, मैं एक काम करूंगा ना, मेरे पास लगभग 2016-17 का एडिशन पड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को फॉलो करवा रहूंगा तो मैं खुद भी एक नया एडिशन मंगवा लूंगा, पुराने वाले को रहने देंगे और क्या। तो चैप्टर जो रहते हैं ना, मैं बताता हूँ ऑर्डर क्या चलता है। तो वो पहले आपको पहले उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, मतलब एक तरीके से फॉर्मूला कह लो, शॉर्ट नोट्स कह लो, तो पहले उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स वहां पे आपको दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस एक तरीके से वो थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं, फिर आपको वो 1 मार्क क्वेश्चन करके डालते हैं, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन करके एक सेक्शन बनाते हैं, फिर 4 मार्क्स करके सेक्शन बनाएंगे। तो बेसिकली वो इस तरीके से पास्ट क्वेश्चंस को डिवाइड करते हैं, विच इज द वेरी गुड थिंग, बिकॉज जब हम आर डी शर्मा सॉल्व करते हैं, आर डी शर्मा तो रखी हुई है मेरे इधर भी, आर डी शर्मा में मार्क्स नहीं मेंशन करता है ना। मार्क्स मेंशन करना इसलिए जरूरी है बिकॉज सेम क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे अगर पूछ देता है, सोचो आपसे अगर मैंने एक क्वेश्चन दिया डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ दिया, और मैंने ये क्वेश्चन लिखा है 1 नंबर के लिए, राइट? अब अगर आप वो राइटिंग पे थोड़ा सा वर्क नहीं करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे प्रॉपर चेन रूल लगा दोगे, चेन रूल लगाओगे, 2-3 स्टेप में करके दिखाओगे, वहां पे टाइम बर्बाद करोगे, जबकि इसको एक लाइन में सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो वहां पे वो खासियत होगी उस बुक के अंदर, विच इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यार। मेरे को उससे कोई फायदा नहीं है, मेरे को उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा, मुझे उससे पैसे मिलने वाले हैं। अगर आप लोग बुक खरीदोगे तो मुझे भी उतने पैसे देकर वो बुक खरीदना पड़ेगा, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस पार्ट ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, लास्ट में 3 महीने पहले ओसवाल लेते हैं। यार ओसवाल लेके आपको फायदा क्या मिलेगा? ओसवाल क्या करता है, मैंने ओसवाल की तो बुक आप लोगों को भेज दी है, तो आप लोगों ने देखा होगा वो पेपर को एक तरीके से सैंपल पेपर्स के वो रहते हैं। तो गाइस सैंपल पेपर का टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आप लोग बहुत सारे सैंपल पेपर पड़े हुए हैं। और सैंपल पेपर करने का फायदा कब होता है, देखो अवंती में हम कैसे फॉलो करते हैं, जो हमारे यहाँ पे कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जैसे अभिषेक, अनिमेश, ठीक है, इन लोगों को आइडिया होगा कि हम लोग जैसे चैप्टर्स वगैरह जब पूरा खत्म हो जाता है, रिवीजन खत्म हो जाएगा, तो फिर आपके जनवरी और फरवरी के मंथ में, मतलब मेनली फरवरी के मंथ में एक तरीके से हम चलाते AIATS, ठीक है, ऑल इंडिया अवंती टेस्ट सीरीज, जहां पे आप फुल सिलेबस टेस्ट लिखते हो एंड यू विल हैव मिनिमम 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मैथ्स का एग्जाम है, तो मैथ्स के एग्जाम के फॉर्मेट के ऊपर, आप 3 फुल सिलेबस 80 नंबर का पेपर लिख रहे होगे। तो आपको नहीं लगता वो 3 पेपर्स फिर आपको चेक करके मिलेंगे, हम ही चेक करेंगे, तो वहां पे आप ज्यादा सीखोगे,
समझ रहे हो? सैंपल पेपर के 10-15 सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो आप लोग? नहीं कर सकते यार। वो सब जोश जोश में सब कहते हैं कि हम क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, होता थोड़ी ना है। तो 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट भी बहुत होता है, 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट भी बहुत होता है, ठीक है? तो आशुतोष, अगर एग्जाम आइडिया कर रहे हैं ना, हम एनसीईआरटी को भी इग्नोर कर सकते हैं। एनसीईआरटी चलो पहले एक बार कोई टॉपिक शुरू करेंगे तो पहले एक बार एनसीईआरटी को खत्म करेंगे ही हम लोग, बट एग्जाम आइडिया अल्टीमेटली एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को कवर कर लेता है, ठीक है? तो ये मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए। लास्ट ईयर प्रॉब्लम क्या हुई थी कि लास्ट ईयर बहुत देर तक लॉकडाउन लगा रहा था, ठीक है, और लोग गांव में थे बहुत जगहों पे। तो गांव में होने के कारण क्या था कि वो बुक्स वगैरह मंगवाना उनके लिए मुश्किल था। और लास्ट ईयर के बैचेस जो थे वो मतलब थोड़े से ज्यादा नॉन सीरियस हो गए थे, वो लॉकडाउन ज्यादा एक्सटेंड हो जाने के कारण। आप लोगों के केस में यहाँ पे भी कुछ है मतलब जो उनको टक्कर दे सकते हैं नालायकी में, लेकिन बहुत लोग सीरियसली कर रहे हो। तो मेरा प्लान है कि अगर आप 95, 96, 97 ऐसा मार्क्स लाना चाहते हो मैथ्स में, तो हमें ना कुछ चीजें कवर करनी पड़ेंगी। क्या चीजें कवर करनी पड़ेंगी? मेरा सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, मैंने जितने क्वेश्चन देख लिए उसके हिसाब से कह रहा हूं। इफ आई एम डूइंग एनसीईआरटी कंप्लीट प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस लास्ट 10-15 years all PYQs, last 10-15 years all PYQs plus some extra questions, क्योंकि क्या है कि some extra questions, ठीक है? ये क्यों लिखा मैंने some extra questions? बिकॉज स्टूडेंट्स हमें जरूरी नहीं है ना कि हमें या तो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या लास्ट 10-15 इयर्स के क्वेश्चंस वाले ही क्वेश्चन मिले। मैं कहता हूं कि दिस विल एक्चुअली कवर, आपको पता है क्या, खाली इसमें से वी विल कवर रफली 65 to 70% पेपर। मतलब जो आपकी जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या पीवाईक्यू में से ही क्वेश्चन होते हैं 60-70%, और ये सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं बाकी 30%, जहां पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अब दिमाग तो तभी लगेगा जब आप बाकी चीजों को इसको सही तरीके से फॉलो कर चुके हो, राइट? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो एनसीईआरटी रट लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी रट लेते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन रट लेते हैं, और फिर वो 40-45 नंबर ले आते हैं, पास कर जाते हैं। बट यार मैथ्स आप रट्टा मार के पास ही कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक ठाक नंबर आने के चांसेस नहीं है। 10th में आ जाता था, बट 12th में आई थिंक सबके आंख खुल चुके हैं, राइट? सो अब बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आर्यन कह रहा है यस सर वी शुड फॉलो एग्जाम आइडिया। आर्यन मुझे तो पता है आपके पास एग्जाम आइडिया पड़ा हुआ है। अभिषेक हम सबको मैं भी बाई कर लूंगा, ठीक है, मैं भी बाई कर लूंगा। अनिमेश कह रहा है हॉट्स नहीं, अनिमेश हॉट क्वेश्चन बस हॉट करने के लिए होता है। वहां पे उसकी ऐसा कोई जरूरत नहीं है। निखिल कह रहा है सर लोग बोलते हैं 12th में 95% लेना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है निखिल, अगर आप देखोगे ना, देखो यार एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज, हो सकता है आप में से बहुत लोग 12th के बाद ड्रॉप देने का प्लान करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मैं आप लोगों के लिए भी सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप ये जो सिलेबस है इसको बहुत अच्छे से कर रहे हो ना, तो ट्रस्ट में जितने लोग ड्रॉप देते हैं आप उनमें से बहुत लोगों से बहुत आगे रहोगे, बिकॉज आपने एक तरीके से अपना बेस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया होगा, ठीक है? जब आपने अपना बेस अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा तो फिर उसके ऊपर नहीं होता है। और जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो अपना बेस अगर बहुत तगड़ा रहता है तो उसके ऊपर हम अपना फ्लोर्स को जब मन तब एडअप कर सकते हैं। तो अगर कोई आगे जाके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ड्रॉप देने का भी प्लान कर रहा है तो ट्रस्ट में आप अपनी इस बोर्ड्स पे बहुत अच्छे से फोकस करो। अगर आप अपने बोर्ड्स को समझ के, आई एम सेइंग रट्टा नहीं मार के, समझ के अगर आप ये 90-95% वाले रेंज में आ गए ना, then you will have a very high percentage chance of clearing the entrance exams after giving drop, right? निखिल का नवंबर में एनडीए का एग्जाम है, बहुत अच्छी बात है।
दिव्यांशु कह रहा है सर हम आज ही ले लेंगे एग्जाम आइडिया। दिव्यांशु मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे 2-3 लोगों ने बोला है कि मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन अवेलेबल है वैसे, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मैंने देखा था, आई थिंक कल रात को ही देखा था। तो 630 की बुक है, 480 या ऐसे कुछ में अवेलेबल थी। अनिमेश कह रहा है सर इस बार वाला नहीं मिल रहा 2021 2022। गाइस एक और रीजन है, द रीजन व्हाई आई हैव नॉट बॉट द एग्जाम आइडिया टिल नाउ, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर दिस एडिशन। मैं इस एडिशन को के लिए क्यों वेट कर रहा हूँ? बिकॉज इस एडिशन में मैं देखना चाहता हूँ कि वो केस स्टडीज डालते हैं कि नहीं। केस स्टडी क्या है हम अभी ध्यान नहीं दे रहे इसके ऊपर, ये हम लोग मतलब कि क्लास में ही कर सकते हैं डिस्कस, ऐसा सच नहीं है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के ऊपर केस स्टडी बनते हैं, तो केस स्टडी में रियल लाइफ सिचुएशंस दिया हुआ रहता है और उसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। और केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चंस लास्ट ईयर ही इन्वॉल्व किए गए थे, लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किए गए थे और फिर वो एग्जाम नहीं हो पाया। तो आपका बैच कहीं ना कहीं पहला बैच होगा जो केस स्टडी वाले क्वेश्चन देंगे। और जानते हो क्या, केस स्टडी वाले क्वेश्चन ना पेपर का लेवल को हाई कर देते हैं। पेपर के लेवल को हाई कैसे कर देते हैं? बिकॉज वो एमसीक्यू होते हैं। एमसीक्यू होने का अच्छा चीज ये है कि अगर आपने सही ऑप्शन लगाया तब तो जय माता, मतलब नंबर आ गए, लेकिन गलत लगाए तो फटाक से लूज भी तो कर जाते हो, ठीक है। निखिल कह रहा है 1.5 मंथ के बाद आएगा, मित्तल में पूछे थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है निखिल, मतलब हमारे पास अगर 1.5 महीने तक हम वेट आराम से कर सकते हैं। 1.5 महीने तक अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी हम खत्म कर लेते हैं ना, तो वो हम बाकी चीजों के लिए कवर कर सकते हैं। बाकी नेट पे 2013, 14, 15 के में ऐसे जैसे काटे थे ना क्वेश्चंस, यहाँ पे जैसे मैंने स्निप किए हुए हैं ये सब क्वेश्चन, तो ऐसे स्निप करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। इनफैक्ट ट्रस्ट मी, मैंने इवन कल, जैसे मैंने कल एग्जाम आइडिया ढूंढा था, कल मैंने फिर 1-1.5 घंटा लगाया टेलीग्राम पे, ढूंढा इतना, मुझे एक जगह पे बुक मिली है। मैंने 2-3 अलग अलग एग्जाम आइडिया डाउनलोड किया है, वो सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। पता नहीं मैं लेट जाता हूँ तो फिर लैपटॉप चलाते रहता हूँ और कुछ यूजफुल काम नहीं करता। तो एक बुक मेरे ख्याल से इट इज हैविंग सम बहुत 600-700 पेजेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो वाला में हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट चेक नाउ, 1 मिनट रुक जाओ। यार वो हुआ क्या है ना, इंटरनेट में मतलब 2019-20 वाला फोटो लगा दिए हैं कवर पिक्चर में, और अंदर किसी और बुक वो डाल दिए, जस्ट टू गेट देयर हिट्स ऑन देयर वेबसाइट। हाँ, पीडीएफ वाले बुक में दिक्कत तो होती है ना, राइट। बट अभी क्या है कि अभी लोग घर पे थे, बुक भी इतना अवेलेबल नहीं था, यही सोच के मैंने सोचा, और बस, और कुछ नहीं। रोशन देखो, मैं वो फोर्स तो नहीं कर सकता। अगर कोई 2-3 स्टूडेंट्स मिलके भी अगर वो बुक बाई करते हैं ना, क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ पे 2 स्टूडेंट थे, अनिकेत और आदित्य। मतलब वो एक तरीके से मेरे फेवरेट स्टूडेंट थे, बिकॉज पागल थे यार वो लोग मैथ्स के लिए। उनको जब बोलो ना सेंटर पे आ जाते थे पढ़ने के लिए, वैसे टाइप थे वो लोग। तो उन लोगों ने क्या किया था, उन लोगों ने एक बुक लिया था और दोनों मैनेज कर लेते थे। तो ये भी किया जा सकता है, मैं फोर्स नहीं करूंगा किसी को बाई करने के लिए। मैं बता रहा हूँ जो चीज बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगी, है ना। मेरे लिए क्या है, मैं तो मैं खुद वो बुक लाकर बोर्ड पे, देखो बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, बिकॉज अब हम लोग थोड़े ऑनलाइन से यूज टू हो चुके हैं, तो हमारे टाइम सेविंग सोचने का थोड़ा टारगेट होना चाहिए। तो इफ पीपल आर हैविंग बुक ऑन द टेबल ना, तो आई कैन सिंपली से कि चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द टारगेट इज, अगर आप 95 लाना चाहते हो तो हमें ये सारी चीजें करनी होंगी जो मैंने नीचे लिखा है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, लास्ट 10-15 साल के सारे पीवाईक्यूज और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ताकि हमने जो सीखा है वो हम यूज करना भी जान पाए उधर, ठीक है। 1 मिनट देखते हैं उसमें ये क्वेश्चन है कि नहीं। सेकंड में मुझे ये भी लग रहा था कि शायद आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है, मुझे ऐसा लगता था।
बिकॉज लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि जो लॉकडाउन के कारण लगभग अगस्त के आसपास में स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट आया था कि सिलेबस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। बट अभी तक ऐसा कुछ अनाउंसमेंट आया नहीं। इनफैक्ट अब तो कई कई जगहों पे जुलाई से वो लोग अपने स्कूल वगैरह भी शुरू करने में लगे हुए हैं। तो उस चीज को भी देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपके सिलेबस में कोई रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी हमने कोई चीज छोड़ी नहीं है, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 3, 4, 5 किया है, तो हमने उसको पूरा कंप्लीट किया हुआ है। निखिल कह रहा है सर रिड्यूस का कोई मतलब नहीं होता। कई कहीं पे फायदा किया था निखिल, कई कहीं पे फायदा नहीं किया था, लेकिन कई कहीं पे फायदा हुआ भी था स्टूडेंट्स को। कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो जाता है, क्योंकि कंपेटिटिव में तो सारे आने, मान लो कि जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है उसको सारा पढ़ना है, कोई बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है या कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको वहां पे सारा पढ़ना था, बस बोर्ड्स में नहीं आना था। और उसके बाद बोर्ड्स कैंसिल हो गया। और सोचो बोर्ड्स कैंसिल होने के बाद इस बार का जिस तरीके से हमें मार्क्स बनाने के लिए दिया गया था, क्लियरली मतलब ना, जिनने 10th में अच्छा किया हुआ है इनडायरेक्टली ये वो उन्हीं का 12th में परसेंटेज ठीक ठाक आएगा, भले वो 11, 12 में नालायकी किए हो। ये इस साल उनको फायदा मिल गया। ओके, सो मैं एक बार उस बुक को ओपन करता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। 2-3 डाउनलोड किया था, ये वाला खोला नहीं था, मुझे लगा था हाँ आई गॉट द बुक। ठीक है, ये डाउनलोड किया था। देखो क्या करते हैं ये लोग, पहले तो ये 19-20 बना देते हैं, ठीक है। चलो आई गॉट इट मेहनत काम आ गई। ये देखो, तो ये 2019-20 का प्रॉपर पीडीएफ मिल गया हम लोगों को, ये कल की मेहनत काम आ गई। रिवांच, देखो मार्किंग ऐसी थी ना कि 10th का वेटेज है 30%। सिंपल सी बात है। देखो जो मार्क्स बनाते वक्त मैंने देखा कि 10th का है वेटेज 30%, 11th का वेटेज है 30% एंड 12th का वेटेज है 40%। अब इसमें दो चीजें थी, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है। अब छपड़ा की खासियत यह है ना कि प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाते हैं। छपड़ा की खासियत कैसे नंबर मिलते हैं, तो रिकॉर्डिंग ऑफ करो पहले। दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स। बोर्ड्स क्या, मैं बता रहा हूँ, जेई भी पढ़ा रहा हूँ ना मैं। आप अगर इस तरीके से ये बुक, अगर कोई बच्चा, जानते हो क्या कहा जाता है कि अगर कोई स्टूडेंट आरडी शर्मा जो आप लोग करते हो, अगर वो भी पूरा कंप्लीट कर लेना 100%, तो वो एक तरीके से 60-70% जेई के लिए रेडी हो जाता है। 60-70% जेई मेंस उसका कवर हो जाता है। क्योंकि इसके आगे की कोई भी चीज हमें अगर सीखनी होती है तो उसके लिए ये जरूरी है। लोगों के मन में एक छोटा सा सवाल आता है कि हम जेई की तैयारी नहीं करना चाहते, हम बोर्ड्स की तैयारी करना चाहते हैं, या सर हम जेई की तैयारी करें हमारा बोर्ड्स खराब हो जाएगा। अंजन का ये सबसे बड़ा सवाल रहता है।
ठीक है, उसको लगता है कि जो जेई की तैयारी कर रहे तो हम बोर्ड उसको नहीं पढ़ा रहे, जबकि जो स्लाइड मैंने डिफरेंशिएशन का भी आप लोगों के साथ शुरू किया है वही स्लाइड वहां पे चलाता हूँ, फिर जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट होता है उसकी अलग से स्लाइड बनती है। लिमिट्स में मैंने आप लोगों को जितनी स्लाइड आपको दी थी उतनी स्लाइड उनको मिली है, प्लस एक्स्ट्रा अलग अलग इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स के अलग स्लाइड्स बने, राइट। तो ये जब अगर आप आर डी शर्मा इज टफर देन एग्जाम आइडिया, ठीक है, आर डी शर्मा इज टफर देन एग्जाम आइडिया बिकॉज वहां पे लेवल 2 क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो 60-70% जेई मेंस के लिए रेडी हो जाते हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग जेई को अलग से नहीं देख रहे हो, अगर आप सिर्फ इस बुक को अच्छे से कर रहे हो और अगर आप जेई का एग्जाम देते हो ना, यू विल स्टिल बीट सम ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लासेस जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। कुछ को तो आराम से आप बीट कर दोगे, बट यस एज अ वो सब ना सोच के आप ऐसे सोचो कि मुझे अभी अपने लिए, देखो खुद के लिए एक टारगेट लो, आई नीड टू स्कोर 95, ठीक है। स्पेशली रोशन, आर्यन, दिव्यांशु, यू गाइज आर वेरी मच केपेबल यार, ठीक है, वेरी मच केपेबल। बट हाँ, कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो ये 95 से 85 कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तक अपने करियर में किसी भी एग्जाम में 95 नहीं लाया हो, या किसी एग्जाम में या कोई टेस्ट में नहीं लाया हो, बट बिल्कुल पॉसिबल है। आपको हर साल केसेस सुनने को मिलते हैं जहां पे लोगों ने 70-80% लाए थे 10th में और वो 95% पे चले गए, ठीक है। सब कोई केपेबल है, ऐसा नहीं है। इन लोगों पे मेरे को थोड़ा गुस्सा ज्यादा है, आर्यन, रोशन वगैरह पे, बिकॉज ये पहले जेई को अच्छे से टारगेट कर रहे थे, फिर ये लोग हार्ड वर्क नहीं करने के लिए, मुझे तो, मैं तो मुंह पे बोल देता हूँ सब कुछ, हार्ड वर्क से थोड़ा पीछे हटने के लिए दिव्यांशु, रोशन एंड आर्यन, ये लोग फिर बोर्ड्स के बैच में आ गए। लेकिन अगर आप लोग वहां से यहाँ आए हो, ठीक है, आप थोड़ा कम पढ़ना चाहते हो, बट अगर आप ये नहीं ला रहे हो ना, तो फिर आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, ये पॉइंट क्लियर रखना। लिटरली मैं बड़ा गुस्सा था, मैं बोला कि यार हर साल मैं देखता हूँ कुछ सेट ऑफ स्टूडेंट्स को जो लोग मतलब कि स्टार्टिंग करते हैं अच्छे से और उसके बाद एक पॉइंट पे गिव अप कर देते हैं, नॉट बिकॉज उनको चीजें नहीं मिल रही। मुझे जो चीज दिखती है कि मुझे ये चीजें मिली नहीं थी, और यहाँ पे लोगों को मिलता है, एक साल ढीला पड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। और सिर्फ इधर नहीं, जब मैं कोलकाता में लोगों को वो बैंक कैट, मतलब जब मैंने खुद भी स्कोर किया था, तब मैं देखता था कुछ होता था जो एक आता था खड़गपुर से कोलकाता आता था, सुबह सोचो 4 घंटे की ट्रेन जर्नी करता था, उस दिन 8 घंटे क्लास करता था, फिर घर जाता था 4 घंटे की जर्नी करके, उस दिन वो रात को 1-2 बजे पहुंचता था। तो मैंने देखा है, मतलब कुछ लोग जो होते हैं ना, वो साधन नहीं था खड़गपुर में, उस तरीके की कोचिंग नहीं थी, तो वो खड़गपुर से कोलकाता आता था। अभी 4 घंटे ट्रेन में, समझ रहे हो, कहीं भी ट्रेन लेट होती थी तो क्लास लेट पहुंचता था। लोग काम पे जाते थे, वहां पे जॉब पे जाते थे, एक लेडी आती थी, बैग लाती थी बहुत बड़ा, उसमें कुछ सामान बेचती थी रास्ते वास्ते पे, वो सुबह 8 बजे की क्लास आती थी, 8 से 10 क्लास करती थी और उसके बाद वो सामान बेचने जाती थी। एक था जो जिसका हस्बैंड छोड़ने आता था, एसएससी वाले जो रहते हैं उनका तो उनका दुख देख के खुद ही खराब लग जाता है। वाइफ को छोड़ता था, बट पहले बेटे को स्कूल छोड़ना होता था क्योंकि उसका टाइमिंग बाउंडेशन है, जिसके कारण बहुत बार जो वाइफ है वो लगभग 8:15 8:20 पे पहुंचती थी 8 बजे के क्लास में, और वो इतना वहीं पे थोड़ा मोड़ा रोना उसका निकल जाता था। तो गाइज, आप लोगों के पास साधन है, आप लोगों के पास अभी जिस तरीके की, आई मीन कितने लोग ऑनलाइन क्लास ढंग से कर पा रहे हैं? अभी आई थिंक ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के पास अपना खुद का फोन है। इमेजिन करो तो, आप अभी शायद खुद को कंपेयर कर रहे होगे उन लोगों के पास जिनके पास आपसे ज्यादा महंगे फोन है, लेकिन आप उनसे भी तो कंपेयर करो जिनके पास कुछ नहीं है, जिनकी पढ़ाई पिछले 1 साल 1.5 साल से बंद है। मानते हो कि नहीं, बहुत लोगों ने 1-1.5 साल में पढ़ाई छोड़ी हुई है, नहीं कर पाए। तो आप लोगों के पास साधन है यार। एंड ट्रस्ट मी, 12th में ना, 12th में अगर आप एक बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर करते हो तो वो आपको एक मोटिवेशन देता है, स्पेशली इस पॉइंट पे जो भी आगे निकल गया, मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपने लिए एक अलग रास्ता बनाओगे, बिकॉज आप लोग आगे जाकर बहुत फेमस होने वाले हो। फेमस इन द सेंस ये नहीं कि कोई यहाँ से सब मार्क जकरबर्ग निकलेंगे या फिर कोई सलमान खान बनेगा
बेसिकली जो सिचुएशन है अभी लास्ट 1 साल में रहा है, that was completely not an ideal situation for any student or any teacher. Even teacher के लिए भी कह रहा हूँ, जैसे मुझे PPTs बनाना पड़ा, ट्रस्ट में गाइस, वो जो डिफरेंशिएशन की PPT बनाने में नेट पे 4-5 वेबसाइट खोलता हूँ, देखता हूँ कि हाँ कौन सा ऑर्डर सही रहेगा आपको समझाने के लिए, बिकॉज अगर लिखूंगा तो लिखने में टाइम जाता है ना, लोगों को बोर्ड लगता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बोर्ड लगता है, सबके पास सेम बुक नहीं होती है, वो सब सारी दिक्कतें हैं, तो टीचर्स के लिए दिक्कत होती है। फायदे भी है ऑनलाइन के। अब देखो कितनी बारिश हो रही है, हमने यहाँ पे वाईफाई लगा रखा है तो हम क्लास ले पा रहे, जो भी क्लास नहीं कर पा रहे वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। हो सकता है आज की रिकॉर्डिंग देखकर उनको अच्छा ना लगे, बट आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप लोग ऑलरेडी एक बहुत खतरनाक सिचुएशन से गो थ्रू हुए हो। बस मेरा पॉइंट है यहाँ पे कि थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा बस अगले 6 महीने तक, इतना नहीं कह रहा हूँ कि अब जिंदगी भर ये करो, अगले 6 मंथ्स तक बस वो गिव अप ना करो कहीं पे भी यार। दिस 6 मंथ्स ये भूल जाना। यहाँ पे आशुतोष जैसे आप हो गए, ठीक है, आपसे मेरे को रिस्पॉन्सेज बहुत कम मिलते हैं, फिर और कोई अभी है नहीं, बाकी सब ठीक ठाक रिस्पॉन्सेज करते हैं। तो अब जैसे अगले 6 महीने तक अगर आप सोच लेते हो ना कि मैं अपने इमेज के अकॉर्डिंग काम नहीं करूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, कोई भी चाहे जो जैसे हो हार्ड वर्क करोगे, तभी जाकर जनवरी फरवरी में रिलैक्स कर सकते हो। आप लोग ऑलरेडी बोर्ड का एग्जाम दे चुके हो, है ना, तो आपको पता है कि आखिरी 2 महीने जो होते हैं बहुत ज्यादा टेंशन देते हैं। तो एक बार उस टाइम को याद करो, और याद करो अपने मैथ्स में या किसी सब्जेक्ट में अगर कोई चैप्टर आपने पहले ही पढ़ रखा था अच्छे से, कोई चैप्टर अगर आपने पहले ही पढ़ रखा था, तो जनवरी फरवरी में आपको हेडेक नहीं आया था ना। आपको हमेशा वो चैप्टर क्या बोलता था, टेंशन मत ले बेटा, तुम दूसरे चैप्टर पे ध्यान दो, हम तुम्हारे साथ है राइट। तो यहाँ पे भी अगर वो फीलिंग रखना चाहते हो तो अभी इस 6 महीने में हार्ड वर्क करो। रीजन इज वेरी क्लियर, 10th एंड 12th में सबको, आई थिंक अब यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है क्या जिसको लगता है कि 12th में भी हम वैसे ही पढ़ाई करके 12th में उतना परसेंटेज ले आएंगे? है क्या कोई ऐसा? बताओ, है कोई ऐसा? बोलो, हैंड रेज करो एक बार। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि जैसे हम 10th में पढ़ाई करते थे वैसा करेंगे तो अपन 12th में ठीक ठाक नंबर ले आएंगे? है ना, ये तो क्लियर है सबके मन में। तो गाइज तो देखो 6 महीने अच्छे से मेहनत करो। मुझे नहीं पता कि आगे जाके आप एनडीए करना चाहते हो या जेई करना चाहते हो या आगे जाके बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप इस 6 महीने में ऑनेस्टली देखो यार, एक छोटी सी चीज होती है, जेई तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, क्लियर बहुत कम कर पाते हैं, है ना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इवन बैंक के एग्जाम्स हो गए, बैंक के एग्जाम्स में एक सीट के लिए लगभग 20,000 फॉर्म पड़ते हैं, 20,000। बट पता है क्या, उस 20,000 में से 5,000 लोग ठीक ठाक करते हैं अपने लाइफ में। ऐसा क्यों? बिकॉज वो 5,000 लोग कहीं ना कहीं वो थोड़ा सिंसियर तरीके से तैयारी करते हैं। और जब आप किसी भी एग्जाम के लिए सिंसियरली तैयारी करते हो ना, whether you have cleared the exam or not, you have upgraded your skills। आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया। क्वेश्चन ये नहीं कह रहा हूं कि आपने वो सब्जेक्ट, आपने पेपर एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना, पढ़ना, एक टाइम टेबल फॉलो करना, ये सब एक स्किल डेवलपमेंट का काम होता है। जब आप आगे जाके भी कोई जॉब करोगे, आपको अलग अलग सिचुएशन मिल सकते हैं, जो सिचुएशन शायद लोगों ने पहले फेस नहीं किया होगा, ठीक है। बट वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर आपने पीछे मतलब स्कूल डेज में, चाहे क्रिकेट खेलने में, कभी स्पोर्ट्स में, कभी पढ़ाई में, जब आप अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हो और जब उसके लिए ऑनेस्टली तैयार करते हो, पार्ट लेना इज डिफरेंट थिंग। सब कोई 12th का एग्जाम देंगे, लेकिन सब कोई अपना नॉलेज इंप्रूव नहीं करते, स्किल्स इंप्रूव नहीं करते। तो आप जब इस सब एग्जाम्स की तैयारी करते हो ऑनेस्टली, तो यू एक्चुअली अपग्रेड योर स्किल्स। और जब आप अपने स्किल्स को अपग्रेड करते हो, देन यू मेक योरसेल्फ अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। क्या ये सबके सब सेम तरीके के मान लो कि कितने सीट्स होंगे? 2000 सीट्स होंगे। 2000 सीट्स होंगे तो 20,000 में से 2000 का सिलेक्शन हो गया, 18,000 बचे। 18,000 में से 2-3 हजार अगले साल के लिए ट्राई करेंगे, 15,000 बचे। 15,000 में से 1,000-1,500 को प्राइवेट बैंक्स में जॉब मिल जाएगा। बाकी 2-3 हजार जो होते हैं वो कुछ अलग अलग जॉब ढूंढ लेते हैं। वो अलग अलग जॉब इसलिए ढूंढ पाते हैं बिकॉज वो स्किल्स अपना डेवलप कर चुके होते हैं यहाँ पे, राइट।
वो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि आई विल नॉट गिव अप एंड आई हैव प्रिपेयर्ड प्रॉपर्ली फॉर वन पर्टिकुलर एग्जाम एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग द सेम फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स। तो आप लोगों के लिए भी यही सजेशन है। आपके मन में बहुत बार ये सवाल आता होगा कि 12th करके क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन हम रियल लाइफ में कहाँ यूज कर रहे हैं। तो कई इवन मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया, बट मैथ्स एक्चुअली हेल्प्स यू इन इम्प्रूविंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम मतलब मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं होता है, लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं जो आप फेस करते हो। वहां पे आपका जो यहाँ पे मैथ्स में क्या रहता है गाइस, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, 4 फॉर्मूलाज पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप वहां पे एक स्किल डेवलप कर रहे हो, जहां पे आपने एक सिचुएशन को देखा, आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज को देखा और उसके हेल्प से आपने 50 अलग अलग दिक्कतों को सॉल्व किया। ठीक है, तो ये होता है, राइट। कोई भी स्टूडेंट आप देख लो रियल लाइफ में भी एग्जाम, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट अगर कोई मैथ्स में ठीक ठाक रहता है, जो मैंने देखा है, वो बहुत बार चीजों पे लॉजिकली पहुंच पाता है, सवालों का लॉजिकल जवाब दे पाता है। इलॉजिकल चीजें बहुत कम होती है उसकी तरफ से। ठीक है, तो बस 6 महीने देखो, जुलाई शुरू हो गया, 2 तारीख है जुलाई का, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उसमें भी आपका 1 महीना आएगा, छठ पूजा, दिवाली, दुर्गा पूजा, ये वो हैन तेन, तो 1 महीना वहां भी रिलैक्स है नहीं, मतलब कहीं ना कहीं 5 महीने ऑनेस्टली तैयारी करनी है। और ये 5 महीने आपका करियर बहुत अच्छे से डिफाइन कर देंगे, बिकॉज आप ना क्लियर हो जाओगे, जनवरी में आप क्लियर हो जाओगे कि आपको फिर किस तरीके की मेहनत करनी है 95% लाने के लिए। एंड यस, हर एक स्टूडेंट को 95% को टारगेट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एफर्ट मारना चाहिए। यार नहीं होना इधर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट मारना है। और अगर आप एफर्ट मारने से पीछे हटते हो, आई थिंक आप में से कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो 10th में एक बड़ा परसेंटेज एक्सपेक्ट करते थे, ठीक है, घर पे माहौल भी बना दिया होगा, लेकिन वो अचीव नहीं कर पाए थे। और अभी कोई आपको शायद ताना नहीं मारता होगा उसके लिए, लेकिन आप खुद को गिल्टी फील करते होगे कभी कभी अगर अकेले में बैठे होगे, बिकॉज आपने रियलाइज किया होगा कि वहां पे मैंने कमी कर दी थी एक पॉइंट पे, है ना। आई थिंक सबको ये चीज, स्पेशली जिन जिन लोगों ने इसको टारगेट किया होगा उनके लिए है कि अगर आपने घर पे थोड़ा सा माहौल बना देते हो और फिर परसेंटेज थोड़ा कम आ जाता है, 2 साल बाद 3 साल बाद आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन आपको नहीं बेइज्जत करते उस चीज पे, लेकिन यू योरसेल्फ आप खुद वहां पे थोड़ा सा गिल्टी फील करते हो कि मैं वहां पे थोड़ा ढीला पड़ गया था। तो मेरा पॉइंट है कि वो वाली जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग कोई नहीं देता, वो खुद ही रह जाती है अपने अंदर, बिकॉज आपको पता रहता है कि मेरे साथ, मान लो कि मेरे साथ लेट्स से पर्सन एक्स, तो मिस्टर एक्स मेरे साथ बैठ के पढ़ाई किया था, मैं बीच में पढ़ाई करते करते मैं फोन चलाने लग जाता हूँ, यूट्यूब चलाने लग जाता हूँ, और मिस्टर एक्स ने जब पढ़ने बैठता था तब सही से पढ़ता था, और उसके कारण जब बोर्ड्स के रिजल्ट आए वो 5% ऊपर लाया। तो वहां पे यू रियलाइज कि फोन चलाने से तो कुछ मिला नहीं, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि आप मतलब कि कैरी मिनाटी बन गए, राइट। देखो चैट में बहुत लोग लिख रहे हैं, एग्जैक्टली रोशन। तो यही चीजें हैं कि अगर हम वो रिग्रेट नहीं चाहते ना, अगर आप चाहते हो कि वो रिग्रेट ना हो, देखो आपको भी पता है कि आप बीच में ढीले पड़े थे, राइट। आई थिंक फरवरी मार्च अप्रैल वाले पीरियड में आप थोड़ा सा ढीले पड़े थे। 2 महीने 2.5 महीने का जो पीरियड है वो आपको आपका अगला 1 साल डिफाइन कर दिया। बात समझ में आ रही है? अगला 1 साल और आगे ये बहुत कॉमन होगा। दिव्यांशु, आई थिंक इवन यू विल एग्री। दिव्यांशु अनम्यूट करना एक बार। यस सर। नवंबर दिसंबर वाले पीरियड में जहाँ पे आप गांव में थे, यस आप वो रिग्रेट किए थे कि नहीं कि उसके पहले तक आपकी तैयारी अच्छे से चल रही थी? यस सर, बहुत ज्यादा। है ना, बहुत अच्छे से उसके बाद तैयारी चल रही। दिक्कत उसके होने लगा था उसके बाद। हाँ, तो 1 महीना 1.5 महीना जो है वो आपका अगला 1.5 साल डिफाइन कर दिया। जो दिसंबर 2020 में आपके वहां पे जो इश्यू हुआ, उसके कारण अब आपका 2021 पूरा डिफाइन हो गया कि अब आपको क्या करना पड़ेगा मजबूरन। आपका 2022 भी कहीं ना कहीं मई तक का डिफाइन हो गया, क्योंकि मई में रिजल्ट आएगा, फिर आप कुछ और प्लान करोगे। तो देखो 1 महीना आपकी लाइफ का आपका अगला 1.5 साल किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, है ना। यस सर। अनिमेश कह रहा है उस वक्त रिग्रेट था, लेकिन अब सिर्फ गलती दिखता है कि ये गलती की। एग्जैक्टली अनिमेश,
उस टाइम पे हो सकता है कि आपके उस टाइम पे जब हम गलती करते हैं ना, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हमें नहीं पता चलता कि हमसे गलती हुई है, बट कुछ टाइम बाद जैसे जैसे टाइम पास करता है ना, और आप जैसे जैसे थोड़ा मैच्योर होते हो, तो आप खुद ही रियलाइज करते हो कि आप कहाँ कहाँ पे गलत हुए हैं। इवन मैं भी ये नहीं कह रहा कि हम लोग यहाँ पे हर डिसीजन सही लेते हैं, ठीक है, बट इवन वी रियलाइज आफ्टर सम टाइम कि हाँ कहाँ पे हम गलत हुए थे, राइट। निखिल कह रहा है कि मैंने गेम में टाइम वेस्ट किया लेकिन कुछ ना मिला। देखो निखिल, मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आप गेम, आपके अंदर एक इशू गेम खेलने का नहीं है। मैंने खूब गेम खेले, खूब गेम खेले हुए हैं, लेकिन एक जो मैंने वहां पे सीखा वो ये सीखा कि एक टाइम टेबल होना जरूरी है। हर चीज को उतना इंपॉर्टेंस दो जितना देना चाहिए। अगर मैंने 4 घंटे का पढ़ाई डिसाइड किया हुआ है, तो मैं 4 घंटे पढ़ाई करूंगा। उसके बाद अगर मैं 8 घंटे गेम खेलता हूँ, मेरे को कोई लॉस नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात? 4 घंटे अगर आपने दिन में पढ़ाई से आप अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हो, तो वो आराम से वो हो जाएगा, ठीक है। बट अगले 8 घंटे फिर आप क्या करते हो मैटर बिल्कुल नहीं करेगा। आप खुद ही देख लो यार, आप लोग अपने दिन में 24 घंटे में से कितने देर पढ़ाई पे देते हो? तो ये 6 घंटे की आई थिंक पूरे हफ्ते में 20 घंटे की क्लास होती होगी, है ना? हर दिन मतलब कि हर सब्जेक्ट का 2-3 क्लास होता है हफ्ते में, तो 6 इंटू 3 9, राइट, 9 इंटू 1.5। कितना इजी लोड चल रहा है आपका, बहुत इजी लोड चल रहा है। और इसके बाद आप घर पे पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप एक्चुअली में एक बार बैठ के देखोगे आपके अपने ऑन एन एवरेज एक दिन में आपका टाइम कितना जा रहा है, तो यू विल रियलाइज कि आपके पास कम से कम 14-15 घंटे इजीली बचते हैं। 4-5 घंटे की क्लासेस, 4-5 घंटे अनिमेश मेरे को लग रहा है ज्यादा है, बिकॉज अगर हफ्ते में आपके हर सब्जेक्ट के 3-3 क्लासेस हो रहे हैं, तो 9 क्लासेस हुए, 9 क्लासेस इंटू 1.5 आवर्स ऑफ ईच क्लास, इट मीन्स 13.5 आवर्स। अब मान लो कि कभी मैंने डीएसएस रख दिया या कभी किसी टीचर ने डीएसएस रख दिया, हफ्ते में एक डीएसएस होता है, तो भी 15-16 घंटे से ऊपर का लोड नहीं निकल रहा है एक हफ्ते का। देखो मैथमेटिकली देखो तो आई थिंक जब आप बैठ के नंबर देखते हो, तो 15 to 16 आवर्स। एक्चुअल क्लासेस कितने ऑन पेपर क्लासेस है 13.5 आवर्स, प्लस वो जो डीएसएस, तब जाकर ये 15-16 घंटे का हो रहा है। अब इस 15-16 घंटे में हफ्ते में कितने घंटे हैं? 24 इंटू 7, 168। देखो तो एक बार टाइम देखो, परसेंटेज कैलकुलेट करो। अगर 168 आवर्स का 10% भी देखते हो, 10% ऑफ 168, दैट इज ओनली 16.8। यू बेसिकली हम ये नहीं रियलाइज कर पाते कि हम अपना टाइम एक्चुअली इतना वेस्ट करते हैं, हमें लगता है हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक उसको रेफरेंस पॉइंट को देख रहे हो, शायद जहां पे ढंग से ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, या वो उसका सिलेबस आपसे पीछे है। आई थिंक ये तो आप भी एग्री करोगे कि हम जितने अच्छे से चल रहे हैं सिलेबस के मामले में, छपरा में कोई भी नहीं चल रहा है। लोगों ने चीजें छोड़ी है। मैं, आप कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम बोलो, मैं बताता हूँ उसने क्या क्या चीजें छोड़ दी है। हमें अभी तक यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। हमने चैप्टर 3, 4, 5 किया है पिछले 2 महीने में, बट आप बताओ कि 3, 4, 5 में क्या हमने कोई भी चीज छोड़ी हुई है? 3 और 4 में तो हमने आर.डी. शर्मा का हर क्वेश्चन का डिस्कशन तक रख दिया था, राइट। भले ही आप लोगों में से बहुत लोग नहीं थे वहां पे, बट डिस्कशन हर क्वेश्चन तक का रख दिया था। तो अब आप देखो कि 16.8 या 10% है, तो हफ्ते का 10% भी हम टीचिंग आज आपके लिए नहीं रख रहे हैं। और अब आप कितना पढ़ाई कर रहे हो? मान लो कि आप दिन में 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 5 घंटे, मुझे नहीं लगता बहुत लोग यहाँ पे 5 घंटे कर रहे होंगे, बट 2.5 घंटे ऑन एन एवरेज हमारी दिन की क्लास मान लो हमारी, और 5 घंटे आपका, तो आपका मैक्सिमम 8 आवर्स ऑफ क्लासेस हो रहा है ना? मैक्सिमम आपका 8 आवर्स ऑफ क्लासेस हो रहा है यहाँ पे। 8 आवर्स मतलब दोनों मिला के, हमारी टीचिंग और आपकी खुद की सेल्फ स्टडी। अभी भी आपके पास 16 घंटे बचे हुए हैं। अभी 16 घंटे में आप 8 घंटे सोते हो, 1 घंटा नहाते हो, 2 घंटा खाते हो, और 5 घंटा गेम खेलते हो, एकदम चलेगा, सब बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। निखिल कह रहा है हाँ सर, हम पूछे थे अपने दोस्तों से 2 चैप्टर हुआ। निखिल साथ में ये पूछो कि आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस कराए थे क्या? नहीं कराते लोग बोर्ड्स के लिए, बट मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माय पॉइंट इज
कि हम बहुत अच्छे से प्लान्ड है, मुझे पता है, मैंने आपके लिए एक सिंपल सा प्लान बना रखा है कि हम मुझे क्या फॉलो करना है आपके लिए, ठीक है, और हम उस हिसाब से नवंबर में सिलेबस खत्म करेंगे। अब मान लो बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, फॉर्चुनेटली अगर आप देखोगे तो पिछले 2.5 महीने में एक बार भी मैथ्स की क्लास कैंसिल नहीं हुई है। एक दिन हुई थी मंडे के दिन, मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने पहले ही वो किया हुआ था, बट मैं डीएसएस लेते रहता हूँ हर 1-2 हफ्ते में एक्स्ट्रा, तो वो कंपेंसेट इजिली हो जाएगा। तो मेरा माई पॉइंट इज ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन इज दैट अगले 5-6 महीने बी प्रिपेयर्ड, कोई कैसा भी बोले, आप अपने लिए एक टारगेट सेट करो। ट्रस्ट मी, जब आप टारगेट सेट करते हो ना, लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे, मैं भी शायद आप पे बिलीव ना करूं, बिकॉज मैंने लोगों को पिछले 1-1.5 साल से ऑब्जर्व किया हुआ है, बट आप अपने टारगेट के टूवर्ड्स अगर रहोगे ना, तो फिर धीरे धीरे आई थिंक यू विल रियलाइज कि टारगेट के पीछे रहना इज ज्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर। बिकॉज जब आप एक टारगेट के पीछे एक प्रॉपर प्लान के साथ चलते हो, यू बिल्ड डिसिप्लिन। आज के टाइम में देख लो, जितने भी बड़े लोग हैं उन सब में एक अच्छी चीज कॉमन है कि वो डिसिप्लिन्ड है, वो एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो कर पाते हैं। जब उनको जिस चीज की इंपॉर्टेंस दिखती है ना, वो उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को एडजस्ट कर लेते हैं। और आप लोग अपना ये देखो, आपके सामने सारा मैथ्स किया हुआ है, 16 घंटे, मतलब कहने के लिए 13.5 घंटे की क्लासेस हो रही हैं। डीएसएस वगैरह मिला लो तो हर हफ्ते शायद एक ही सब्जेक्ट का डीएसएस होता होगा 2-2.5 घंटे, तो 15 से 16 घंटे की आपकी क्लासेस हो रही हैं, 15 से 16 घंटे हफ्ते में। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं पे हम कुछ छोड़ रहे हैं। अब आप खुद से 5 घंटे पढ़ रहे हो तो भी दिन का 8 घंटा ही हुआ, 16 आवर्स अभी भी आपके पास है। गेम खेलो, ये करो, वो करो, कंप्लीटली फाइन, बट वो 5 घंटे जो मैंने पढ़ाई के काउंट किया है, उस 5 घंटे में फोन नहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात हो रही है, ये नहीं कि वहां पे WWE देख रहे हैं, या क्या कहते हैं, आजकल तो वेब सीरीज आ गया, तो हॉटस्टार पे गुमराह देख रहे हैं, हॉटस्टार पे शेरनी मूवी आई है अभी विद्या बालन की, वो देख रहे हैं, तो कल परसों रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पे, तो वो देख रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें फिर नहीं होनी चाहिए। वो करो तो आफ्टर योर टीचिंग आवर्स। गेटिंग दिस और नॉट? बात समझ में आ रही है सबको? आपने पहले क्या किया विल नॉट डिफाइन यू, आपने पहले क्या किया विल नॉट डिफाइन यू। आप अगले 6 महीने कैसे करते हो, क्या करते हो, विल एक्चुअली डिफाइन योर नेक्स्ट 1 ईयर। और यहाँ पे कुछ लोगों ने इस चीज को तो बहुत अच्छे से रियलाइज किया हुआ है, दिव्यांशु हो गया, निखिल है, यहाँ पे बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, तो सबको ये तो देख चुके कि 1 महीना भी अगर ढीले पड़ जाते तो अगला 1 साल 1.5 साल का प्लानिंग गड़बड़ हो जाता है, राइट? और ऑलरेडी बहुत लोगों की प्लानिंग गड़बड़ हो चुकी है। तो बस अगले 6 महीने आप अपने इमेज के अकॉर्डिंग नहीं, एक टारगेट के अकॉर्डिंग। टारगेट क्या है? 95%। अच्छा, 95% का टारगेट कैसे अचीव होगा? तो अभी एक प्लान ही फॉलो कर सकते हैं, है ना? एक प्लान फॉलो कर सकते हैं, और जो भी सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे अवंती में, उस सब्जेक्टिव टेस्ट में टारगेट कर सकते हैं कि हम अगर हर सब्जेक्ट में 95% के आसपास ला पाए तो ओवरऑल भी उसके आसपास चले जाएगा। आ रही है बात समझ में? 95 को ऑनेस्टली टारगेट करोगे, सबसे अच्छी चीज क्या जानते हो? अगर आप 95 को ऑनेस्टली टारगेट करोगे तो आप 90 के ऊपर तो चले ही जाओगे। लेकिन अगर आप 90 को टारगेट कर रहे हो, अगर आप 90 को टारगेट कर रहे हो और प्रिपरेशन थोड़ी सी भी कम हो गई, तो आप 85 तक निकल जाओगे, है ना? तो टारगेट ये करो ताकि 90 के ऊपर होगे। 90 के ऊपर भी इट्स एन अमेजिंग परसेंटेज। इंडिया में हार्डली 10-12% लोग ही 90% के ऊपर ला पाते हैं। इंडिया में जितने लोग बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं उसमें 10-12% ही 90% के ऊपर ला पाते हैं। क्या आप उसमें रहना चाहते हो? अगर आप 90% से ऊपर लाते हो, डोंट यू रियली थिंक कि आगे जाकर, चाहे आप जॉब कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, जिसको भी आपका परसेंटेज पता चलेगा, वो उसके सामने आप एक अपना इमेज दे रहे होगे कि मैंने बोर्ड एग्जाम्स में टॉप 10% में आया था, क्योंकि हर साल 10-15% लोग ही 90% के ऊपर ला पाते हैं। तो आप एक बहुत अच्छा अपना इमेज दे रहे होगे। मैटर नहीं करता कि इसके अलावा आपने क्या किया है, बट हाँ, इसको अपने ध्यान में रखना। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ऑफलाइन हम लोग आ ही रहे हैं, ऑफलाइन हम एक नए चैप्टर से शुरू करेंगे, बट इसके डिस्कशंस, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, बिकॉज आप सबने देख लिया होगा कि इसके क्वेश्चंस मुश्किल है। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं आप लोगों को, एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं। टास्क इज प्रैक्टिस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव
practice second order derivative properly because maxima minima. देखो अगला चैप्टर जो शुरू होगा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. उसके लिए क्या जरूरी है? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन होगा कुछ. क्या एप्लीकेशन है? आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. हम देखेंगे कि वो डेरिवेटिव का यूज कहां कहां कैसे होता है, वो हम सीखेंगे वहां पे. बट उसके लिए आपको हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव आएगा. वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे अनिमेश, वर्ड प्रॉब्लम होंगे, लेकिन आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जाएगा. तो चाहे अभिषेक हो, अनिमेश हो, आर्यन, आशुतोष, निखिल, दिव्यांशु, रेवांश, रोशन एंड सौरभ, आप लोग अगले 2 दिन, अब तो हम मंडे ट्यूसडे को मिलेंगे, ठीक है, तो आप अगले 2-3 दिन ना एटलीस्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक तरीके से करो. बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के हर एक क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगने के अच्छे खासे चांसेस हैं. तो मैं नहीं चाहूंगा कि जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स शुरू करें तो उस टाइम पे आप डिफरेंशिएशन पे पड़े हो मेजरली. तो मेजर पार्ट जो है वो मान के चलो कि आपने जो टारगेट, ये बुक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं. अभी क्लास खत्म होते ही मैं 10 मिनट के अंदर अपलोड पे लगा. 50 MB की फाइल है, याद रखना 50 MB की फाइल है, डाउनलोड होने में भी आपका टाइम लगेगा. सो मैं इसको लगा दूंगा, आप उसके बाद इसको डाउनलोड करना और एक सॉल्व करना अगले 2-3 दिन. अगले 2-3 दिन इसको सॉल्व करना सही तरीके से, ठीक है, ताकि वहां पे जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हो तो आपको अंदर से ये फील ना आए कि यार ये चीज डिफरेंशिएशन में था, मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया. ये रिग्रेट वाली फीलिंग ना होनी चाहिए, ठीक है. चलो फिर, जय राम जी, बाय बाय. चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर. सब सो के उठ के क्लास कर रहे होगे, जाओ खाना पीना करो. अभी अपलोड पे लगा, डाउनलोड पे लगा देना, मैं अभी अब करता हूँ. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. यू वेलकम अनिमेश. होते रहेगा, ये सब सेशन होते रहेगा.